पूरे मार्शल आर्ट प्रशिक्षण हॉल में एकमात्र ध्वनि वांग यी की मुट्ठियों की ध्वनि थी जो मुक्केबाजी लक्ष्य पर धीरे धीरे टकरा रही थी। जब मैंने वह आश्चर्यजनक संख्या देखी, जो योद्धा पहले सोफे पर बैठे थे उनमें से आधे तुरंत उठ खड़े हुए। स्क्रीन पर नंबर देखकर उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? 3781 किग्रा। यदि कोई योद्धा इतनी ताकत से मुक्का मारे तो वहां मौजूद किसी को भी यह अजीब नहीं लगेगा। लेकिन वांग यी एक 18 वर्षीय नवागंतुक है जो सिर्फ अर्ध योद्धा मूल्यांकन लेने आया है। यह कैसा राक्षस है? क्या इस यंत्र में कुछ खराबी है? एक योद्धा ने पूछा। कई लोगों ने ऐसा ही महसूस किया और सभी ने मुख्य प्रशिक्षक वुटोंग की ओर देखा जो यंत्र के पास खड़े थे। वुटोंग ने अपनी आंखों में सदमे को दबाया और एक सांस ली। उसने यंत्र पर नजर डाली पर उसे जांचा नहीं। इसके बजाय वह अपने सामने खड़े सुंदर युवक से गंभीरता से बोला, एक और मुक्का मारो। उसने यह भी नहीं देखा कि उसके स्वर में उत्साह और प्रत्याशा की झलक थी। वांग यी ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुक्का मारा। धमाका। खाली मार्शल आर्ट प्रशिक्षण हॉल में भारी ध्वनि गूंजी। ऐसा लग रहा था जैसे इसने कई लोगों के दिलों पर गहरा असर डाला हो और वे कांप उठे हों। संख्या 3608 किग्रा। वुटोंग के मुंह के कोनों से तीव्र खुशी लहरों की तरह तेजी से फैल गई और वो जोर से हंस भी पड़ा। वुटोंग बहुत अच्छे इंसान हैं। अपनी पैनी नजर से वो बिना किसी मशीन के बता सकते हैं कि वांग यी के इस मुक्के की ताकत निश्चित रूप से 3000 किलो से ज्यादा है। वांग यी को दोबारा परीक्षण करने के लिए इसलिए कहा गया था कि इसे और अधिक सटीक बनाया जा सके। इस यंत्र में कोई खराबी नहीं है और न ही आप में कोई खराबी है। इस बार आप पंचिंग स्ट्रेंथ टेस्ट में पास हो गए। वुटोंग बेहद खुश हुआ। उन्होंने वास्तव में इस अर्धयोद्धा मूल्यांकन परीक्षा में वांग यी जैसी प्रतिभा की खोज की उम्मीद नहीं की थी। नहीं, यह कोई साधारण प्रतिभा नहीं है। लेकिन उससे पहले अभी भी कुछ चीजें हैं जिनकी पुष्टि की जानी आवश्यक है। वांग यी, मुझे बताओ, क्या तुमने कभी आनुवंशिक ऊर्जा साधना और मार्गदर्शन तकनीकों का अभ्यास किया है? वुटोंग ने अत्यंत गंभीर भाव से वांग यी को देखा। यदि वांग यी ने आनुवंशिक ऊर्जा संवर्धन या मार्गदर्शक तकनीकों का अभ्यास किया होता तो यद्यपि वह भी प्रतिभाशाली होता उसका मूल्यांकन निस्संदेह कम होता। बेशक इस प्रभाव को प्राप्त करने के लिए विशेष आनुवंशिक दवाओं जैसे अन्य तरीके भी हैं, लेकिन ऐसी बातें जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकती हैं। वुटोंग को विश्वास नहीं है कि वांग यी इतना मूर्ख होगा। इसके अलावा ये आनुवंशिक दवाएं बहुत महंगी हैं और आम लोगों के पास इन्हें खरीदने का कोई माध्यम नहीं है। और अगर वांग यी को कोई समस्या नहीं है तो यह तथ्य कि वह 18 साल की उम्र में लगभग 3700 किलोग्राम का पंचिंग बल रख सकता है निश्चित रूप से एक दुर्लभ प्रतिभा है। नहीं, वांग यी ने दृढ़ता से कहा। वुटोंग ने वांग यी की दृढ़ और स्पष्ट आंखों को बहुत देर तक देखा और फिर सिर हिलाया। अपनी गहरी दृष्टि से वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि वांग यी झूठ नहीं बोल रहा था। तभी मेरे मस्तिष्क में एक अनियंत्रित खुशी और उत्साह भर गया, मानो वह अभी बाहर आने वाला हो। यह ऐसा है जैसे किसी साधारण व्यक्ति को अचानक कोई महान खजाना मिल गया हो। वुटोंग के लिए वांग यी भी एक महान खजाना है। 18 वर्ष की आयु में और आनुवंशिक ऊर्जा साधना का अभ्यास किए बिना उसकी मुक्का मारने की शक्ति 3700 किलोग्राम तक पहुंच सकती है। यह कैसी अवधारणा है? वुटोंग जब भी इसकी कल्पना करता उसे चक्कर आने लगता। उन्हें अतीत में विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए प्रतिभाशाली लोगों की कहानियां याद आईं जो उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी जियांगन बेस सिटी जनरल हॉल के अध्यक्ष से सुनी थी। सामान्य रूप से उदाहरण के लिए जियांगन बेस सिटी के भीतर एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल में हर साल 2 या 3 प्रतिभाओं को बेसिक ट्रेनिंग कैंप में चुना जाएगा। आमतौर पर हर 5 साल में केवल एक व्यक्ति को एलीट प्रशिक्षण शिविर में चुना जाता है और वांग यी में निस्संदेह यह योग्यता है। बेशक ऊपर से अनुमोदन प्राप्त करने से पहले यह सिर्फ एक योग्यता है। आखिरकार एलीट ट्रेनिंग कैंप में प्रवेश करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर जगह पर दुनिया भर के अनगिनत लोगों की नजर होती है। वुटोंग की तो बात ही छोड़िए, जियांगन बेस सिटी जनरल हॉल के अध्यक्ष भी निर्णय लेने के योग्य नहीं है और उन्हें सूचना के लिए मुख्यालय में आवेदन करना होगा। वुटोंग को केवल इस बात का अफसोस था कि वांग यी ज्यूजियांग शहर से आया था और वह यंगज़हौ शहर में पैदा हुआ और पला बड़ा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था। ज्यूजियांग शहर इतना निकम्मा कैसे हो सकता है कि उसने वांग यी जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को हमारे यंगज़हौ शहर में अर्ध मार्शल आर्टिस्ट का मूल्यांकन करने के लिए आने दिया। वुटोंग हैरान था, लेकिन जब उसने पंचशक्ति परीक्षक स्क्रीन पर चमकदार संख्याएं देखी तो उसने तुरंत अपने संदेह दूर कर दिए। कोई बात नहीं, चूंकि वांग यी परीक्षण के लिए हमारे यंगज़हौ शहर आया है और परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है, यह हमारे यंगज़हौ शहर की उपलब्धि है। अगर भविष्य में ज्यूजियांग शहर के वे लोग हमारे दरवाजे पर भी आएं तो हमें कोई शिकायत नहीं होगी। वुटोंग के दिमाग में एक पल में कई विचार कौंध गए। इस समय मार्शल आर्ट प्रशिक्षण हॉल शांत था। सभी ने पंचिंग बल परीक्षक पर संख्याएं देखीं और चुप हो गए। पापा। वुटोंग ने सभी को होश में लाने के लिए दो थप्पड़ मारे। वुटोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, वांग यी, तुम पास हो गए हो। अब तुम जा सकते हो। वैसे अगर तुम थके हुए हो तो थोड़ी देर आराम करने वाली जगह पर बैठ सकते हो, लेकिन इधर उधर मत भटकना। हम जल्द ही अगले टेस्ट के लिए आगे बढ़ेंगे। वुटोंग ने जिस विश्राम क्षेत्र का उल्लेख किया था वह स्वाभाविक रूप से सोफा था जहां एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के योद्धाओं का समूह बैठता था। परीक्षण पूरा होने से पहले वांग यी के साथ किया गया व्यवहार स्पष्ट रूप से भिन्न था।
वांग यी ने योद्धाओं के समूह को तीखी निगाहों से देखा, मानो वे अपनी निगाहों से उसकी खाल उधेड़ना चाहते हों, और उसने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं बस खड़ा रहूंगा। वह वहीं वापस आ गया जहां वह मूलतः खड़ा था, और जो लोग अर्ध योद्धा मूल्यांकन में भाग ले रहे थे, वे उसे आश्चर्य, विचित्रता और विस्मय भरी निगाहों से देखने लगे, मानो वे किसी राक्षस को देख रहे हों। यूनक्स्यू उसके ठीक बगल में खड़ी थी और काफी देर से देख रही थी। वांग यी को वापस आते देख वह खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठी, तुमने ये कैसे किया? क्या तुम सच में सिर्फ 18 साल के हो? वह समझ नहीं पा रही थी कि वांग यी ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि वे दोनों इंसान थे और वांग यी उससे कुछ साल छोटा था। 3700 बनाम 1100, अंतर बहुत बड़ा है। वांग यी ने एक क्षण सोचा और गंभीरता से कहा, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं प्रतिभाशाली हूं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूनक्सू अवाक थी और थोड़ी उदास थी। वांग यी के चौंकाने वाले प्रदर्शन के सामने निम्नलिखित परीक्षण उबाऊ लग रहे थे। वुटोंग ने केवल औपचारिकता निभाई और धैर्यपूर्वक शेष सभी 8 लोगों का परीक्षण किया। अंतिम परिणाम सामने आए। मुक्का मारने की क्षमता परीक्षण के पहले दौर में 10 लोग पास हुए और 2 असफल रहे। इन दोनों की ताकत वास्तव में बहुत बुरी नहीं है, दोनों की ही 890 से ज्यादा है, लेकिन बदकिस्मती से उनकी उम्र थोड़ी कम है। हम तो यही कह सकते हैं कि वे बदकिस्मत हैं। मूल्यांकन का दूसरा दौर गति परीक्षण है। वुटोंग गति परीक्षण उपकरण के पास गया, कुशलता से उपकरण चालू किया, फिर मुड़कर वांग यी की ओर देखा। उसी समय सबकी निगाहें वांग यी पर टिकी थीं। वांग यी, आप पहले हैं। वुटोंग मुस्कुराया। वास्तव में वांग यी द्वारा दिखाई गई ताकत के साथ उनके लिए गति परीक्षण पास करना कोई समस्या नहीं है। लेकिन चूंकि वुटोंग इस युवक के बारे में अधिक जानना चाहता था, इसलिए उसने पहले उसे चुना। जनता की चौकस निगाहों के बीच वांग यी शांतिपूर्वक गति परीक्षण ट्रैक पर चले गए। रनवे केवल 100 मीटर लंबा है और वांग यी को बस उस पर दौड़ना है। पुकारना। एक क्षण में वांग यी एक चीते की तरह हवा के झोंके की तरह उछल पड़ा और लगभग एक सांस में रनवे के पार भाग गया। ब्रश। वांग यी का शरीर अचानक रुक गया और उसके जूते जमीन पर कुछ दूर तक घिसट गए, जिससे तेज घर्षण की आवाज हुई। वुटोंग ने उपकरण स्क्रीन पर देखा, जिस पर एक संख्या प्रदर्शित थी, 58.2 मीटर सेकंड। बहुत बढ़िया, पास, वुटोंग ने संतोष से कहा। वांग यी ने भी इस संख्या पर गौर किया। वह जानता था कि शारीरिक फिटनेस में सुधार के साथ योद्धाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाता है, और योद्धाओं का सबसे निचला स्तर योद्धा स्तर होता है, जिसे 3 स्तरों में विभाजित किया जाता है: प्राथमिक योद्धा, मध्यवर्ती योद्धा और उन्नत योद्धा। सामान्यतः कहा जाए तो उच्च स्तरीय योद्धाओं के लिए 4000 किलोग्राम की मारक क्षमता ही सबसे बड़ी आवश्यकता है। जहां तक गति की बात है, उन्नत योद्धा स्तर तक पहुंचने के लिए शारीरिक फिटनेस की मूल सीमा 60 मीटर प्रति सेकंड है। वांग यी का अभी तक का पंच बल 3700 किलोग्राम था और उनकी गति 58.2 मीटर सेकंड थी। उनकी शारीरिक फिटनेस पहले से ही एक उन्नत योद्धा के काफी करीब है। हालांकि अन्य लोगों को इसकी उम्मीद थी, लेकिन जब उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से परिणाम देखा तो वे दंग रह गए। वांग यी लंबा नहीं है, लेकिन इस समय वह यूनक्स्यू, किन्मो और अन्य लोगों की नजर में अप्राप्य लगता है। उनका फिगर देखकर ही उनकी सांसें थम सी गईं। स्पीड टेस्ट जल्दी खत्म हो गया और 2 और लोग बाहर हो गए। आखिरकार 8 लोग बचे और अंतिम स्तर पर पहुंच गए। तंत्रिका प्रतिक्रिया गति परीक्षण। मुख्य प्रशिक्षक वुटोंग ने योद्धाओं के एक समूह का नेतृत्व किया और शेष 8 लोगों को मार्शल आर्ट प्रशिक्षण हॉल से जुड़े न्यूरल रिएक्शन टेस्ट रूम में मूल्यांकन के लिए ले जाया गया। यह लगभग 100 वर्ग मीटर का एक विशाल कमरा है। मैंने जमीन पर एक ऊंचा और कीमती औजार रखा देखा। उस औजार के सामने 6 छेद थे जो गैटलिंग तोप की तरह बाहर की ओर निकल रहे थे, लेकिन उसमें गैटलिंग तोप से कहीं ज्यादा छेद थे, यानी दर्जनों। वुटोंग ने भीड़ में वांग यी की तरफ देखा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, भीड़ अपने आप ही वांग यी के लिए जगह बनाने के लिए अलग हो गई। वांग यी। वुटोंग मुस्कुराया, वांग यी, तुम पहले हो। वुटोंग के निर्देशानुसार वांग यी आगे बढ़े और परीक्षण मशीन गन के थूथन के सामने 3.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्त में खड़े हो गए। जैसे ही स्विच ऑन किया गया, 3 मीटर और 6 मीटर व्यास वाले वृत्त के किनारे से तुरंत ऊपर की ओर एक धुंधली लाल रोशनी निकली। एक पल के लिए वृत्त में मौजूद परीक्षकों को एक धुंधले लाल जालीदार पर्दे ने घेर लिया। वह जानता था कि अब उसे लाल बत्ती को छोड़े या छुए बिना परीक्षण मशीन के नाल से दागी गई रबर की गोलियों से बचने की पूरी कोशिश करनी है। आपके चकमा देने के प्रदर्शन के आधार पर आपको अलग अलग अंक मिल सकते हैं। अगर आप पास हो गए तो पास हो गए, और अगर फेल हो गए तो बाहर हो गए। बेशक वांग यी की वर्तमान शारीरिक स्थिति को देखते हुए उन्हें बाहर करना असंभव है, और वुटोंग परीक्षण की तीव्रता को समायोजित कर रहा है। यह तीव्रता भी कई स्तरों में विभाजित है। पहली चीज जिसका मैं इंतजार कर रहा था वह थी इंटरमीडिएट छात्र मूल्यांकन। उच्चतम स्तर पर शीर्ष योद्धाओं को परीक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है। वांग यी की वर्तमान शारीरिक फिटनेस को देखते हुए वुटोंग ने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे उन्नत योद्धा स्तर की परीक्षण तीव्रता को चुना। शुरू करना। संकेत के बाद वुटोंग ने लाल बटन दबाया। जैसे ही विशाल थूथन घूमा, लाल रोशनी तूफान की तरह निकली, जो सामने खड़े काले बालों वाले लड़के की आकृति की ओर पागलों की तरह बह रही थी।
पास में ही मूल्यांकन कर रहे कई लोगों के चेहरे के भाव दृश्य देखकर बदल गए। वांग यी की नजरें उसकी ओर आती लाल रोशनियों पर टिकी थीं। जैसे जैसे उसका मन अत्यधिक एकाग्र और दृष्टि केंद्रित होती गई, उसके आसपास की हर चीज धीमी होती गई। पहले धुंधली लाल रोशनियां उसकी नजर में साफ दिखाई देने लगी और रेटिना से भेजी गई सूचना प्राप्त करते ही उसके मस्तिष्क की तंत्रिकाएं अविश्वसनीय गति से प्रतिक्रिया करने लगी। बीप बीप, पाह 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 पाह, ब्रश 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 ब्रश। वांग यी को लग रहा था कि हर पल दर्जनों गोलियां उसकी ओर आश्चर्यजनक गति से आ रही हैं। वह बस अपने शरीर की सहज प्रतिक्रिया का इस्तेमाल करके इन गोलियों को चकमा दे सकता था और लगभग असंभव परिस्थितियों में भी गोलियों के हमलों से बच सकता था। यह है वुडोंग और अन्य लोग जो पास में खड़े होकर वांग यी को तंत्रिका प्रतिक्रिया गति परीक्षण लेते हुए देख रहे थे, वे सभी उस समय चौंक गए जब उन्होंने लाल रोशनी में वांग यी की भूतिया हरकतें देखी। यह आंदोलन, यह हो सकता है, नहीं, यह असंभव है। लगभग हर योद्धा वांग यी को घूर रहा था, उसकी अजीब लेकिन लचीली गतिविधियों को देख रहा था, मानो उन्हें कंप्यूटर द्वारा सटीक रूप से गणना की गई हो, लगभग बिना किसी गलती के। 10 सेकंड बीत गए और कोई भी गोली वांग यी के शरीर को नहीं लगी और वांग यी ने आसपास की लाल बत्ती को एक बार भी नहीं छुआ। सूक्ष्म स्तर की शारीरिक गति, यह सूक्ष्म स्तर की शारीरिक गति है। आखिरकार एक दाढ़ी वाला योद्धा जोर से चिल्लाया, उसकी आंखें चमक रही थीं और वह उस युवक को गौर से देख रहा था जो अभी भी गोलियों से बचने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसका स्वर अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था। सूक्ष्म स्तर की शारीरिक गति, उसने वास्तव में इसमें महारत हासिल कर ली है। यह अविश्वसनीय है। अन्य योद्धा भी अत्यंत उत्साहित थे। सूक्ष्म स्तर शारीरिक गतिविधि एक जादू की तरह थी जो इन योद्धाओं की भावनाओं को उत्तेजित कर रही थी, जो बड़े पैमाने की घटनाओं के आदी थे और अनगिनत खूनी लड़ाइयों का अनुभव कर चुके थे। मुख्य प्रशिक्षक, एक योद्धा ने अपने यंगजहौ शहर के मुख्य प्रशिक्षक वुटोंग की ओर देखा, लेकिन पाया कि वुटोंग ने उनकी बात सुनी ही नहीं, बल्कि उसकी नजर परीक्षण क्षेत्र में लाल रोशनी में धुंधली आकृति पर टिकी थी। उसके हाथ अभी भी आपस में जुड़े हुए थे और उसकी हथेलियों पर उभरी हुई नीली नसें साफ दिखाई दे रही थीं। 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड। वांग यी अभी भी अड़ा हुआ था, उसकी आंखें लाल थीं और उनमें खून दिखाई दे रहा था। मुझे हर पल एक बड़ी चुनौती जैसा महसूस हो रहा है। वांग यी को अब यह महसूस हो रहा है कि यदि कोई वास्तविक व्यक्ति उसे पिस्तौल से गोली भी मार दे तो वह संभवतः उससे बच सकता है, बशर्ते गोली नजदीक से न चली हो। 50 सेकंड। कार्यक्रम स्थल के किनारे खड़े एक परीक्षक ने बुदबुदाया। परीक्षण मशीन स्क्रीन पर प्रदर्शित डेटा को देखते हुए वांग यी को चोट लगी थी, लेकिन जितनी बार उसने लाल बत्ती को छुआ था वह अभी भी शून्य था। इन 50 सेकंड के दौरान उन पर रबर की गोलियों की बौछार होती रही, लेकिन उन्होंने कोई गलती नहीं की। सभी परीक्षार्थियों को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। उन्हें इसे देखकर ही अपनी पीठ गीली होने का एहसास हुआ। यह कैसी शारीरिक हलचल है, यह तो बहुत भयानक है, एक परीक्षक बुदबुदाया। उनके करीब खड़े एक योद्धा ने देखा कि समय लगभग पूरा हो गया है और वह थोड़ा शांत हुआ। बिना सिर घुमाए ही बोला, यह तो बहुत ही सूक्ष्म गति है। शायद आपको यह पता न हो, ठोस आधार, दक्षता और सहजता, ये शारीरिक कौशल के पहले 3 स्तर हैं। इन 3 स्तरों से ऊपर सूक्ष्म स्तर है। योद्धा ने आह भरते हुए कहा, सामान्य ज्ञान। शारीरिक प्रशिक्षण के लिए एक बहुत ही ठोस आधार की आवश्यकता होती है, आमतौर पर 10 वर्षों के श्रमसाध्य प्रयास की आवश्यकता होती है। फिर राक्षसों के साथ लगातार वर्षों के संघर्ष के माध्यम से व्यक्ति में चकमा देने की क्षमता विकसित होती है और धीरे धीरे वह कुशल होता जाता है। अंतिम दक्षता के लिए एक अनुकूलित प्रतिवर्त की तरह सहजता से गतिविधियां करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। और सूक्ष्म स्तर शक्ति और शरीर पर अत्यंत सूक्ष्म नियंत्रण रखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे न्यूनतम प्रयास से सबसे उत्तम बचाव संभव हो पाता है। हर गतिविधि और बचाव की गणना मानव कंप्यूटर द्वारा की जाती है। शारीरिक गतिविधि शारीरिक फिटनेस से अलग है। अच्छी प्रतिभा से मजबूत शारीरिक फिटनेस हासिल की जा सकती है। हालांकि शारीरिक गतिविधि के लिए अनुभव प्राप्त करने और धीरे धीरे सूक्ष्म स्तर में प्रवेश करने से पहले एक ठोस आधार बनाने के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। यही कारण है कि वुटोंग और अन्य लोग तब और भी अधिक आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने देखा कि वांग यी ने वास्तव में सूक्ष्म स्तर की शारीरिक गतिविधि में महारत हासिल कर ली है, बजाय इसके कि उन्होंने वांग यी के पहले 2 परीक्षणों को देखा था। क्योंकि भौतिक गुणों को विभिन्न तरीकों, तकनीकों और वस्तुओं के माध्यम से सुधारा जा सकता है, जैसे आनुवंशिक दवाएं, कुछ तकनीकी उपकरण और यहां तक कि कुछ रहस्यमय खजाने। लेकिन शारीरिक कौशल जैसी चीजें केवल व्यक्तिगत योग्यता और समझ से ही निर्धारित की जा सकती हैं। 18 वर्ष की आयु में आत्मा प्रशिक्षण के माध्यम से शरीर की गतिविधियों के सूक्ष्म स्तर पर महारत हासिल कर पाना, समझ का यह स्तर कितना भयावह है। यह कहा जा सकता है कि यदि वांग यी की शारीरिक फिटनेस केवल उन्नत योद्धा स्तर तक ही पहुंच पाती, तो उन्हें एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के प्रसिद्ध कुलीन प्रशिक्षण शिविर में भर्ती नहीं किया जा सकता था। लेकिन 18 वर्ष की आयु में सूक्ष्म स्तरीय शारीरिक गतिविधि में महारत हासिल करने के बाद विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर में शामिल होना लगभग तय हो गया। 1 मिनट पूरा हो गया। वो परीक्षण मशीन के विशाल थूथन से गोलियां निकलना बंद हो गईं और धीरे धीरे बंद हो गईं। जब वुटोंग ने स्क्रीन पर प्रदर्शित उत्तम निकासी डेटा देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा।
झाओ चेंग, मुझे निम्नलिखित परीक्षण में मदद करो। वू टोंग ने तुरंत निर्णय लिया। मैं यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दूंगा। इस तरह की प्रतिभा को हमारा एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। वांग यी ने राहत की सांस ली जब उसने मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग को चेहरे पर मुस्कान लिए अपनी ओर आते देखा। जैसे ही वह पास आया, वू टोंग ने सीधे कहा, वांग यी, बधाई हो, आपने अर्ध मार्शल कलाकार मूल्यांकन पास कर लिया है। अब एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल की ओर से मैं आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए हार्दिक आमंत्रित करता हूं। ओह, वू टोंग की सीधी प्रतिक्रिया के कारण वांग यी लगभग प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। लेकिन जाहिर है, वह वू टोंग के अनुरोध पर सहमत नहीं होगा। जब लुओ फैंग एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल में शामिल हुआ तो उसे बहुत सारे लाभ हुए। सिर्फ वू टोंग के कहने से उसका स्कूल में शामिल होना असंभव था। वांग यी की चुप्पी देखकर वू टोंग चिंतित हो गए और बोले, वांग यी, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। हमारे एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल ने हमेशा प्रतिभाओं को महत्व दिया है। जब तक आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हम आपको पर्याप्त उपचार दे सकते हैं। आसपास बैठे अन्य परीक्षार्थियों को ईर्ष्या हुई जब उन्होंने देखा कि यंगजहौ सिटी गिल्ड हॉल के विस्मयकारी मालिक ने वास्तव में व्यक्तिगत रूप से वांग यी को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि भले ही वे ईर्ष्यालु हों, वे यह भी जानते हैं कि वे वांग यी के साथ तुलना नहीं कर सकते। वांग यी ने अंततः कहा, मुख्य प्रशिक्षक, मैं जानना चाहता हूं कि आप मुझे मार्शल आर्ट्स स्कूल में किस प्रकार का उपचार दे सकते हैं। मुझे बताइए और मैं इस पर विचार करूंगा। वू टोंग ने वांग यी की तरफ देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। ठीक है, हम धीरे धीरे बात कर सकते हैं। यहाँ सुविधा नहीं है। चलो कोई अच्छी जगह ढूंढते हैं जहाँ हम अच्छी तरह से बातचीत कर सकें। मुझे लगता है कि हमारे एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के इलाज के बारे में जानकर तुम जरूर आकर्षित होगे। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर मैं निर्णय नहीं ले सकता। मुझे उन्हें मुख्यालय को रिपोर्ट करना होगा और उन्हें निर्णय लेने देना होगा। मेरे साथ आओ। दूसरी ओर एक योद्धा ने वू टोंग की जगह संभाली और मूल्यांकन की व्यवस्था जारी रखी। वू टोंग वांग यी को मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किए गए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण हॉल से बाहर ले गया और लिफ्ट से 7वीं मंजिल पर एक विशाल और उज्ज्वल कमरे में ले गया जो किसी कार्यालय जैसा दिखता था। कमरे के बीच में एक चांदी सफेद धातु की गोल मेज थी जिसके बीच में एक अवतल छेद था। उसके बगल में बैंगनी रंग की लकड़ी की कुर्सियां रखी थीं और कोने में चमड़े के सोफे और कुछ दुर्लभ और सुंदर गमले लगे हुए थे। वू टोंग ने मुड़कर देखा तो वांग यी उत्सुकता से कमरे के साथ सामान को देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारे यंगजहौ सिटी गिल्ड हॉल का बड़ा ऑडियो विजुअल रूम है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर मीटिंग और काम के सिलसिले में उच्च अधिकारियों से बातचीत के लिए होता है। एक क्षण रुकिए, आपकी स्थिति बहुत विशेष है। आपकी प्रतिभा को देखते हुए आपको संभवतः हमारे एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के प्रसिद्ध विशिष्ट प्रशिक्षण केंद्र, विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर में भर्ती किया जाएगा। हालांकि आपको पहले जियांगन मुख्यालय में रिपोर्ट करना होगा, जो फिर वैश्विक मुख्यालय को सूचना भेजेगा। वैश्विक मुख्यालय की सहमति के बाद ही हम आपको क्या उपचार प्रदान करना है, यह तय कर सकते हैं। वू टोंग ने कुछ उपकरण स्विच चलाते हुए वांग यी को समझाया। मुझे डर था कि वह समझ नहीं पाया। वांग यी ने वू टोंग की बातें सुनी और सिर हिलाया। उसे एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के एलीट ट्रेनिंग कैंप के अस्तित्व के बारे में जरूर पता था। एलीट ट्रेनिंग, जिसे वॉर गॉड रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, योद्धाओं के प्रशिक्षण के लिए दुनिया का सबसे मजबूत आधार है। एलीट ट्रेनिंग कैंप में हर साल दुनिया भर से केवल 10 छात्रों की भर्ती होती है। जो लोग एलीट ट्रेनिंग कैंप में प्रवेश पा सकते हैं, वे निस्संदेह अत्यंत प्रतिभाशाली होते हैं। मूल उपन्यास में लुओ फैंग की तरह उन्हें 19 वर्ष की आयु में एक जूनियर जनरल की शारीरिक फिटनेस के साथ और 9 लेयर थंडर ब्लेड के तीसरे स्तर को समझने के बाद एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल में भर्ती किया गया था। वांग यी 18 साल का था और हालांकि उसने अभी तक आनुवंशिक ऊर्जा साधना का अभ्यास नहीं किया था, फिर भी उसकी शारीरिक क्षमता एक उन्नत योद्धा के बराबर थी। उसने सूक्ष्म स्तरीय शारीरिक गति में भी महारत हासिल कर ली थी और कुलीन प्रशिक्षण शिविर में भर्ती होने के योग्य हो गया था। वांग यी 18 साल का था और हालांकि उसने अभी तक आनुवंशिक ऊर्जा साधना का अभ्यास नहीं किया था, फिर भी उसकी शारीरिक क्षमता एक उन्नत योद्धा के बराबर थी। उसने सूक्ष्म स्तरीय शारीरिक गति में भी महारत हासिल कर ली थी और कुलीन प्रशिक्षण शिविर में भर्ती होने के योग्य हो गया था। वू टोंग ने तुरंत त्रि-आयामी आभासी प्रक्षेपण उपकरण चालू कर दिया। फिर उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, ओह, मैं भाग्यशाली हूँ, राष्ट्रपति ऑनलाइन है। आमतौर पर वू टोंग के लिए मुख्यालय से संपर्क करना इतना मुश्किल नहीं होता। एक वीडियो कॉल ही काफी होती। इस उपकरण का इस्तेमाल सिर्फ तभी होता जब कोई बेहद जरूरी या जरूरी काम हो। वू टोंग ने मुड़कर अपने पीछे खड़े वांग यी से कहा, जब आप बाद में राष्ट्रपति से मिलें तो याद रखें कि सम्मानजनक रहें और असभ्य न हो, ठीक है? वांग यी ने जल्दी से सिर हिलाया। वह जानता था कि जियांगन बेस सिटी जनरल हॉल के अध्यक्ष जो झेंगयुंग योद्धाओं में युद्ध के देवता थे। इसके अलावा वह जियांगन बेस सिटी में एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स हॉल के अध्यक्ष भी थे। यह कहा जा सकता है कि उनका पद ऊंचा था और उनके पास अपार शक्ति थी। पद और हैसियत के मामले में वह संभवतः पूरे जियांगन बेस सिटी में शीर्ष 3 में से एक थे। बेशक बेस सिटी में एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल का असली नेता इंस्पेक्टर ही है। आमतौर पर केवल उच्च स्तरीय युद्ध देवता ही योग्य होते हैं। हालांकि इंस्पेक्टर केवल पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होता है और आमतौर पर स्कूल के मामलों की परवाह नहीं करता। स्वप्निल प्रकाश ने दृश्य श्रव्य कक्ष के केंद्र में तेजी से एक त्रि-आयामी प्रक्षेपण बना दिया।
प्रशिक्षण पोशाक पहने एक 50 वर्षीय व्यक्ति की आकृति दृश्य श्रव्य कक्ष के ठीक बीच में प्रकट हुई, मानो वह कोई वास्तविक व्यक्ति हो। वास्तविक व्यक्ति से बस इतना ही अंतर था कि उसके शरीर की सतह पर एक धुंधला प्रभामंडल था। वांग यी का ध्यान तुरंत सफेद ट्रेनिंग सूट पहने उस आदमी के चौड़े हाथों पर गया। उसके हाथ ताड़ के पत्ते के पंखे जैसे थे और उसका एक हाथ किसी आम इंसान के 2 हाथों के बराबर था। यह जो योंगजिंग है, एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल की जियांगन शाखा का अध्यक्ष, एक मध्यम स्तर का युद्ध देवता, जिसे आयरन हैंड के नाम से जाना जाता है। वांग यी ने मन ही मन सोचा, वुटोंग, क्या बात है जो तुम मुझे इतनी जल्दी ढूंढ रहे हो? सफेद प्रशिक्षण पोशाक पहने वह आदमी जो एक वास्तविक व्यक्ति जैसा दिख रहा था, वुटोंग और वांग यी की ओर मुड़ा और धीमी और राजसी आवाज में बोला। अध्यक्ष, वुटोंग ने सम्मानपूर्वक कहा, आज वह दिन है जब हमारा यंगजहौ सिटी गिल्ड हॉल महीने में एक बार अर्ध योद्धा मूल्यांकन आयोजित करता है। वुटोंग ने अपने सामने सफेद प्रशिक्षण कपड़ों में राजसी आदमी को शुरू से अंत तक वांग यी के मामलों और प्रदर्शन की सावधानीपूर्वक रिपोर्ट दी। वुटोंग की रिपोर्ट के अनुसार जो योंगजिंग की अभिव्यक्ति भी बदलने लगी। 18 साल की उम्र में उसने कभी आनुवंशिक ऊर्जा का अभ्यास नहीं किया, लेकिन उसकी शारीरिक क्षमता एक उन्नत योद्धा के करीब है और उसने शरीर की सूक्ष्म गति को भी खुद ही समझ लिया है। क्या यही वो छोटा लड़का है? जो योंगजिंग ने तीखी नजरों से वांग यी की ओर देखा। हाँ, उसका नाम वांग यी है और वह ज्यूजियांग शहर से है, जो हमारा जियांगन बेस शहर है। वुटोंग अंत में थोड़ा शर्मिंदा होकर रुका। यह वास्तव में अस्वीकार्य है कि ज्यूजियांग शहर का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति वास्तव में अर्धयोद्धा मूल्यांकन में भाग लेने के लिए यंगजहौ शहर चला गया। हालांकि चेयरमैन जो योंगजिंग को स्वाभाविक रूप से इतनी छोटी सी बात की परवाह नहीं थी। उन्होंने वांग यी पर गहरी नजर डाली और कहा, वांग यी, है ना? तुमने अभी सुना कि वुटोंग ने क्या कहा? तुम बहुत प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली हो। अगर मैं तुम्हें अभी आमंत्रित करूं, तो क्या तुम हमारे एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल में शामिल होने को तैयार हो? जो योंगजिंग ने फिर कहा, अगर आप शामिल होते हैं तो मैं आपके लिए एलीट ट्रेनिंग कैंप में जगह के लिए आवेदन करूंगा। बेशक आपको इसमें जगह मिलेगी या नहीं, यह ऊपर से मंजूरी मिलने पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप एलीट ट्रेनिंग कैंप में नहीं भी जा पाते, तो भी आप बेसिक ट्रेनिंग कैंप में प्रवेश पा सकते हैं, जो एलीट ट्रेनिंग कैंप से थोड़ा कम प्रतिष्ठित है। बेसिक ट्रेनिंग कैंप का उद्देश्य दुनिया भर से प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करना और उन्हें सर्वोत्तम प्रशिक्षण देना है। यह विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर दुनिया का सबसे अच्छा प्रशिक्षण शिविर है। इसमें सबसे प्रतिभाशाली लोगों को भर्ती किया जाता है और वे सभी अद्भुत छात्र होते हैं। कोई भी प्रशिक्षण शिविर आपको किसी अन्य स्थान की तुलना में कहीं बेहतर विकास करने का अवसर देगा। और मैं अन्य उपचारों के बारे में भी निर्णय ले सकता हूं और आपको सर्वोत्तम उपचार दे सकता हूं। वॉरियर कम्युनिटी में आपको और आपके परिवार को रहने के लिए एक एकल परिवार विला के पारंपरिक आवंटन के अलावा आपको अपनी पसंद का कोई भी गुप्त मैनुअल भी मिलेगा, जिसकी कीमत 500 मिलियन से कम होगी, जिसकी लागत हमारे एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा आपको 100 मिलियन की शुरुआती पूंजी भी मिलेगी। आप क्या सोचते हैं? जो योंगजिंग की आवाज बड़े ऑडियो विजुअल कमरे में गूंज उठी। जो योंगजिंग ने वांग यी की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। उसे आम प्रतिभाओं की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन वांग यी जैसे व्यक्ति के लिए जो कुलीन प्रशिक्षण शिविर में शामिल हो सकता था, वह भी प्रतिभाओं को भर्ती करने के लिए उत्सुक होने की कृपा करेगा। तुम्हें पता है, इस विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर को युद्ध देवता तैयारी शिविर भी कहा जाता है। इसमें प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति 100% युद्ध देवता बन सकता है और ये सभी अत्यंत शक्तिशाली युद्ध देवता हैं। वांग यी की प्रतिभा और क्षमता के साथ भले ही वह कुलीन प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन बुनियादी प्रशिक्षण शिविर में कुछ साल बिताने के बाद उनके लिए युद्ध का देवता बनना आसान होगा। वांग यी जियांगनान बेस सिटी से आए थे और जियांगनान एक्सट्रीम क्लब की उपलब्धियों और योगदान का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो योंगजिंग ऐसे अंकुर पर ध्यान कैसे नहीं दे सकता था? कमरा शांत था। वांग यी कुछ सोच रहा था। थोड़ी देर बाद वुटोंग और जो योंगजिंग की निगाहों में उसने आखिरकार कुछ किया। ठीक है, मैं एक्सट्रीम डोजो में शामिल हो जाऊंगा। वांग यी का जवाब सुनने के बाद जो योंगजिंग के गंभीर चेहरे पर धीरे धीरे एक खुश मुस्कान प्रकट हुई। बड़े ऑडियो विजुअल कमरे में जो योंगजिंग का त्रिआयामी प्रक्षेपण गायब हो गया है, केवल वुटोंग और वांग यी ही बचे हैं। हा, बधाई हो वांग यी, अब से तुम भी हमारे एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के सदस्य हो। वुटोंग की मुस्कान खास तौर पर खिली हुई थी। अध्यक्ष के अभी के रवैये से उसे पहले ही पता चल गया था कि प्रतिभाओं की सिफारिश में उसका योगदान अपरिहार्य होगा। जहां तक ज्यूजियांग सिटी एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के उनके सहकर्मियों की प्रतिक्रिया का सवाल है, वुटोंग ने इसके बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाई। वांग यी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। इस अर्ध योद्धा मूल्यांकन में उसने अपने लक्ष्य भी हासिल कर लिए। पहला था एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल का ध्यान आकर्षित करना और उसमें शामिल होना। दूसरा था एलीट ट्रेनिंग कैंप में जगह पाना। कई प्रशंसक निर्मित डेवॉरिंग स्टार दुनियाओं में एलीट ट्रेनिंग कैंप एक ऐसी नकल बन गई है जिससे लगभग हर नायक को गुजरना पड़ता है। वहां बहुत सारी अच्छी चीजें हैं और वांग यी इसे खोना नहीं चाहते। साइन इन गोल्डन फिंगर वास्तव में बहुत तेज है, लेकिन दुर्भाग्य से यह बहुत यादृच्छिक है, इसलिए वांग यी की ताकत इतने लंबे समय के बाद थोड़ी ही बढ़ी है। यदि यह उसके पहले साइन इन के लिए विशेष इनाम के लिए नहीं होता, जिसने उसके आनुवंशिक स्तर को 3 गुना बढ़ा दिया, तो उसकी वर्तमान शारीरिक फिटनेस शायद लुओ फैंग से ज्यादा बेहतर नहीं होती, जिसने अभी अपनी मानसिक शक्ति को जागृत किया था। जो योंगजिंग की व्यक्तिगत व्यवस्था के तहत जियांगन जनरल हॉल ने जल्दी से एक अनुबंध का मसौदा तैयार किया और उसे भेज दिया।
वांग यी ने उसे देखा और कोई समस्या नहीं पाई, इसलिए उसने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। योद्धा अनुबंधों के संदर्भ में दुनिया भर की संधियां एक जैसी हैं। आपको यह जानना होगा कि योद्धा एक बड़ा समूह है और वे बहुत शक्तिशाली हैं। ऐसी कोई भी संधि करना मुश्किल है जो उन्हें जबरन रोक सके। यहां तक कि महाशक्तियां जैसे देश और चरम मार्शल आर्ट जिम भी प्रतिभाशाली योद्धाओं के खिलाफ संधियों के मामले में बहुत ढील देते हैं और निश्चित क्षतिपूर्ति की भी एक अधिकतम सीमा होती है। मूलतः जब तक एक शक्तिशाली योद्धा चाहे, वह इसे आसानी से चुका सकता है। शक्तिशाली और संभावित योद्धाओं को आकर्षित करने के लिए विभिन्न संगठन और ताकतें विभिन्न उदार शर्तें पेश कर रही हैं। हालांकि वांग यी समय के माध्यम से यात्रा कर चुके थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानते थे कि यदि उनकी प्रारंभिक ताकत अपर्याप्त थी, तो एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल में शामिल होना सबसे अच्छा विकल्प था। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद वांग यी आधिकारिक तौर पर एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल में शामिल हो गए। उनकी विशेष स्थिति के कारण एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल उन्हें योद्धा योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में मदद करेगा और उन्हें 1 अगस्त को योद्धा युद्ध मूल्यांकन में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के लिए वांग यी को अग्रिम रूप से योद्धा का दर्जा प्राप्त करने में मदद करना एक छोटी सी बात है। जो योंगजिंग के अनुसार अगर सब कुछ ठीक रहा, तो एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल जल्द ही उनके संबंध में एक आदेश जारी करेगा। अनुमान है कि उन्हें इस महीने के अंत तक एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के वैश्विक मुख्यालय में भेज दिया जाएगा। वह एलीट ट्रेनिंग कैंप में प्रवेश करेंगे या बेसिक ट्रेनिंग कैंप में, यह ऊपर से होने वाली चर्चा और निर्णय पर निर्भर करेगा। इसके बाद वुटोंग ने जीन ऊर्जा संवर्धन विधि की अभ्यास विधि वांग यी को सौंप दी। जीन ऊर्जा संवर्धन विधि वास्तव में बहुत सरल है। मूलतः जब तक किसी व्यक्ति की शारीरिक फिटनेस अर्ध योद्धा स्तर तक पहुंच जाती है, तब तक वह इसका सफलतापूर्वक अभ्यास कर सकता है। हालांकि हर किसी की शारीरिक फिटनेस और प्रतिभा अलग अलग होती है और साधना की दक्षता भी अलग अलग होती है। कुछ लोगों को इसमें निपुणता प्राप्त करने में 1 या 2 महीने लग सकते हैं, जबकि अन्य लोगों को इसमें केवल कुछ घंटे ही लग सकते हैं। कुछ लोग पहली बार आनुवंशिक ऊर्जा का अभ्यास करते समय अपनी ताकत केवल 3 या 400 किलोग्राम तक बढ़ा सकते हैं, कुछ इसे 5 या 600 तक बढ़ा सकते हैं और कुछ इसे 1 या 2000 तक बढ़ा सकते हैं। यह जितना अधिक बढ़ता है, इसका मतलब है कि आनुवंशिक ऊर्जा विकसित करने में आपकी प्रतिभा अधिक है। इसे ही साधना प्रतिभा कहते हैं। वैसे वांग यी, वुटोंग और वांग यी 7वीं मंजिल के गलियारे में साथ साथ चले। वुटोंग ने अच्छे मूड में वांग यी के कंधे पर थपथपाया। तुम्हारी लड़ाकू जानकारी शायद अगले 2 दिनों में तैयार हो जाएगी और तुम्हें भेज दी जाएगी। तुम ऊपर दी गई जानकारी का इस्तेमाल करके हमारी एक्सट्रीम फाइटिंग स्कूल की वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हो और अपने लड़ाकू खाते में लॉग इन कर सकते हो। आपको गुप्त मैनुअल खरीदने के लिए 500 मिलियन की निःशुल्क धनराशि और अतिरिक्त 100 मिलियन की स्टार्टअप पूंजी का सदुपयोग करना चाहिए। ये आपके भविष्य के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप अभी समुदाय के विला में भी जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं तुरंत इसकी व्यवस्था कर दूंगा और आप कल ही वहां आ सकते हैं। वुटोंग बहुत उत्साहित था। अंत में वुटोंग ने याद दिलाया, इसके अलावा वांग यी, एक बार मुख्यालय का फैसला हो जाने के बाद आप शायद जल्द ही अपने परिवार से अलग हो जाएंगे और पढ़ाई के लिए वैश्विक मुख्यालय जाएंगे। आप कम से कम अगले साल जनवरी तक वापस नहीं आ पाएंगे, इसलिए इस समय का आनंद लें और अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताएं। वांग यी ने थोड़ा उदास होकर चुपचाप सिर हिलाया। वांग यी उन लोगों से मिलने 6ठी मंजिल पर स्थित मार्शल आर्ट हॉल में वापस नहीं लौटे। उन्होंने अपना आईडी कार्ड अपने साथ ले लिया था जब वह और वुटोंग पहले गए थे, इसलिए उन्हें इस समय कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी और वे सीधे क्लब बिल्डिंग से बाहर चले गए। वांग यी ने उस भव्य हॉल की इमारत को देखा और थोड़ा भावुक हो गया। अंततः वह एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स हॉल में शामिल हो गया। अगला कदम शीघ्रता से मजबूत बनना है। वांग यी ने अपना मोबाइल फोन निकाला और अपने परिवार को खुशखबरी सुनाई। जब वांग यी ने दूसरी तरफ माता पिता का हर्षित स्वर सुना, तो उसे भी बहुत खुशी हुई। कोई भी व्यक्ति जन्म से संत या उद्धारक नहीं होता, हर कोई पर्यावरण द्वारा कदम दर कदम उस मुकाम तक पहुंचाया जाता है। आज वांग यी के लिए उसका वर्तमान लक्ष्य अधिक शक्तिशाली बनना और आत्मरक्षा करने की क्षमता हासिल करना है। सुनहरे सींग वाले जानवर और नुओ लानशान परिवार के संकट को सुझाने के बाद वह विशाल ब्रह्मांड में करोड़ों प्रतिभाओं द्वारा एकत्रित शीर्ष प्रतिभाओं के बीच युद्ध के दृश्यों को देखने जाएगा। अब जबकि वांग यी समय से एक कदम आगे बढ़कर एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल में शामिल हो गए हैं, कौन जानता है कि आगे क्या होगा। यह यंगज़हौ शहर में थंडर एंड लाइटनिंग गिल्ड हॉल है। कुछ समय बाद वांग यी यंगज़हौ शहर के एक अन्य समुदाय पिंगहाई समुदाय में दिखाई दिए। यह दुनिया के 2 प्रमुख मार्शल आर्ट्स स्कूलों में से एक है। थंडर एंड लाइटनिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल का मुख्यालय यंगज़हौ शहर में है। यह वास्तव में मिंग्यू समुदाय से ज्यादा दूर नहीं है जहां एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल स्थित है, केवल 2 सड़कों की दूरी पर। दुर्भाग्यवश मैं आज साइन इन नहीं कर सकता। वांग यी को थोड़ा अफसोस हुआ। लेकिन मैंने अपने परिवार को पहले ही बता दिया है कि मैं अर्धयोद्धा मूल्यांकन में पास हो गया हूं और एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल में मुझे जो उपचार मिला वह भी अच्छा है। कम से कम वे निश्चिंत हो सकते हैं और मेरी कॉलेज प्रवेश परीक्षा की चिंता नहीं करेंगे। वांग यी ने मन ही मन सोचा। कॉलेज प्रवेश परीक्षा का अब वांग यी के लिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन 10 साल से अधिक के अध्ययन की स्मृति के रूप में यह वांग यी के जीवन का स्मरणोत्सव भी है और वांग यी अभी भी इसे याद नहीं करना चाहते हैं। आकाश की ओर देखते हुए, क्योंकि मूल्यांकन परीक्षण बहुत तेज था, वांग यी बाहर आने से पहले केवल 3 घंटे से अधिक समय तक एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स हॉल में रहे। परीक्षा लगभग 10 बजे शुरू हुई और अभी 1:30 बजे से कुछ ही देर पहले है। अधिकांश समय वुटोंग के साथ बिताया गया।
अभी भी समय है, चलो पहले लुओ फैंग की जांच कर लेते हैं, वांग यी ने सोचा। वह इस बात को लेकर चिंतित थे कि क्या लुओ फैंग का परिवार साइन इन कर सकेगा और अपनी मानसिक शक्ति को मुक्त कर सकेगा। प्रारंभिक अवस्था में लुओ फैंग की मानसिक शक्ति भी बहुत शक्तिशाली थी। मुझे लुओ फैंग को देखे हुए काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तो सिर्फ 1 जून ही हुई है। लुओ फैंग 9 तारीख को परीक्षा के दिन ही कोमा से जागा था। मैं 1 जुलाई को अर्धयोद्धा परीक्षा दूंगा। फिर जेल में मैंने पहली बार टेलीकिनेसिस की खोज की और उसका प्रयोग किया। मैं कल 2 तारीख को लुओ फैंग के घर पर साइन इन कर सकता हूं और 3 तारीख को यंगज़हौ शहर के थंडर क्लब में साइन इन कर सकता हूं। फिर दोपहर को घर जाकर अपने परिवार को मिंग्यू समुदाय में स्थानांतरित करने की व्यवस्था कर सकता हूं। पहली बार वांग यी को लगा कि यह साइन इन पैनल काफी परेशानी भरा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि साधारण मार्शल आर्ट जिम में दाखिला लेकर कोई भी अच्छा पुरस्कार प्राप्त करना कठिन है और स्वयं में सुधार न्यूनतम है और व्यक्ति को बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है, इसलिए वांग यी के लिए अब उन दूरदराज के स्थानों पर जाने के लिए रुचि जुटाना कठिन है। यंगज़हौ शहर के केंद्र से हियान जिले तक मेट्रो से जाने में 1 घंटे से अधिक समय लगता है। जब वांग यी ने अपनी चेतना का इस्तेमाल सांसों को दिशा देने और उनके प्रवाह को अपने शरीर में तेज करने के लिए किया। पल भर में मानो बांध से बाढ़ फूट पड़ी हो। सांसें जो पहले पानी की धार जैसी थीं, अचानक तेज हो गईं और वांग यी के शरीर में बेतहाशा दौड़ने लगीं। वांग यी का शरीर थोड़ा कांप उठा। ब्रह्मांडीय ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा शरीर में प्रवाहित हुई और कोशिकाओं में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा लगातार अवशोषित की गई। साथ ही यह आनुवंशिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। यह ऊर्जा फिर कोशिकाओं के विभिन्न भागों द्वारा अवशोषित कर ली गई। पूरी कोशिका में जबरदस्त बदलाव आए और वांग यी का शरीर भी तेजी से विकसित हो रहा था। त्वचा, मांसपेशियों, हड्डियों, यहाँ तक कि हर कोशिका, यहाँ तक कि स्वयं जीन्स में भी थोड़े बहुत बदलाव आए हैं। यह बदलाव जीवन का विकास और जीवन जीन्स का अनुकूलन है। क्योंकि मानव शरीर ने कभी भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय रूप से अवशोषित नहीं किया, हमेशा भूख की स्थिति में रही हैं, इसलिए पहली बार जब यह आनुवंशिक ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो आमतौर पर वह समय होता है जब इसकी ताकत सबसे अधिक बढ़ जाती है। समय हर सेकंड बीतता है। वांग यी अभी भी आनुवंशिक ऊर्जा अवशोषित कर रहे हैं। जल्द ही भोर हो गई। इस बार वांग यी ने घंटे अभ्यास किया। पुकारना। वांग यी ने अंततः अपनी आंखें खोली, अपने शरीर में परिवर्तन महसूस किया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आनुवंशिक ऊर्जा की खेती करने में मुझे इतना समय लगेगा। वांग यी ने आह भरी। उसे याद आया कि जब पहली बार लुओ फैंग ने आनुवंशिक ऊर्जा की खेती की थी, तो उसने 2 घंटे के अभ्यास के बाद ही उसे संतृप्ति तक अवशोषित कर लिया था। और वह लगभग 8 घंटे तक टिके रहे। लुओ फैंग से लगभग 3 गुना लंबा। और वांग यी खड़ा हुआ, अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने शरीर में शक्ति भरते हुए महसूस किया, जो पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। अच्छा, शारीरिक शक्ति शायद 3 गुना या 4 गुना बढ़ गई है। वांग यी ने मन ही मन अनुमान लगाया। अविश्वसनीय सुधार गति। आप जानते हैं, वांग यी का शारीरिक विकास का पिछला स्तर 1300 किलोग्राम के करीब था। वांग यी की स्पष्ट धारणा के अनुसार उनके वर्तमान शरीर विकास का स्तर 5000 किलोग्राम और 6000 किलोग्राम के बीच होना चाहिए। पहली बार जब मैंने आनुवंशिक ऊर्जा का अभ्यास किया, तो मेरी ताकत लगभग 4 से 5000 किलोग्राम बढ़ गई। यह भयानक है। आप जानते हैं, इस प्रथम अभ्यास में प्रगति की डिग्री भी व्यक्ति की योग्यता को दर्शाती है। कुछ लोगों के लिए अपने पहले अभ्यास के दौरान अपनी मुक्के मारने की ताकत को 300 किलोग्राम तक बढ़ाना काफी आम बात है। कुछ लोगों का वजन 600 किलोग्राम बढ़ गया, जो काफी अच्छा माना जाता है। कुछ लोगों का वजन 1000 किलोग्राम बढ़ गया है, जिसे उत्कृष्ट माना जाता है। और यदि आपका वजन 2000 किलोग्राम से अधिक बढ़ जाता है, तो आप प्रतिभाशाली हैं। पहली बार जब वांग यी ने अभ्यास किया, तो उनकी प्रगति 3 गुनी या 4 गुनी हो गई। वांग यी जानता था कि वह इतना प्रतिभाशाली नहीं है, वह तो बस एक मार्शल आर्ट स्कूल का एक साधारण सीनियर छात्र था। यह शायद बढ़े हुए आनुवंशिक स्तर के कारण है, वांग यी ने अनुमान लगाया। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि मेरी अवशोषण क्षमता अन्य योद्धाओं से कहीं ज्यादा हो सकती है। वह अपने दिल में यह सोचकर आह भरने से खुद को नहीं रोक सका कि यह 9 क्लेशों की गुप्त पुस्तक वास्तव में स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध थी और मूल उपन्यास में अपनी ताकत में सुधार करने के लिए लुओ फैंग के तुरुप के पत्तों में से एक होने के योग्य थी। वांग यी का शरीर इतना विकसित हो चुका है कि उसकी ताकत 5000 से 6000 किलोग्राम तक हो सकती है। त्रिगुण आनुवंशिक स्तर के आधार पर उसकी ताकत 15000 से 18000 किलोग्राम है। उन्नत लड़ाकू विमानों के लिए मारक क्षमता की सीमा 4000 किलोग्राम है। एक जूनियर योद्धा के लिए पंचिंग बल की सीमा 8000 किलोग्राम है। एक मध्यम स्तर के योद्धा की मारक क्षमता का मूल आधार 16000 किलोग्राम है। दूसरे शब्दों में, आनुवंशिकी की मदद से वांग यी की शारीरिक फिटनेस अब एक मध्यम स्तरीय सामान्य स्तर के योद्धा के बराबर स्तर पर पहुंच गई है। अप्रैल में वांग यी को साइन इन पैनल मिले हुए केवल 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन उनकी ताकत स्कूल के वरिष्ठ छात्र से लेकर एक मध्यम स्तर के जनरल के बराबर स्तर तक प्रगति की यह गति सचमुच भयावह है। हालांकि ऐसा अद्भुत अवशोषण प्रभाव केवल पहले अभ्यास के दौरान ही प्राप्त किया जा सकता है और उसके बाद यह धीरे धीरे धीमा हो जाएगा।
यह तो बस शुरुआत है, मैं भविष्य में और भी ज्यादा मजबूत बनूंगी। वांग यी ने खिड़की के बाहर धीरे धीरे उगते सूरज को देखा, जो उसके जीवन का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत हो रहा था। वांग यी सुबह सुबह लुओ फैंग के घर पहुंचे। आह, यह जियाओ वांग है, तुम्हें यहाँ आने का समय कैसे मिला? लुओ फैंग के माता पिता लुओ होंगुओ और गोंग शिनलान ने भी अपने बेटे के दोस्त को पहचान लिया और थोड़ा हैरान हुए। अंदर आइए और बैठिए। उन्होंने जल्दी से वांग यी का अभिवादन किया। लुओ फैंग के माता पिता बहुत उत्साहित थे क्योंकि वे जानते थे कि उनके बेटे के बहुत कम सच्चे दोस्त थे। लुओ फैंग का छोटा भाई लुओ हुआ नाम का एक पीला और कमजोर लड़का व्हीलचेयर पर बैठा था और वांग यी को देखकर पलकें झपका रहा था। वांग यी ने उस जर्जर और संकरे घर को देखा और थोड़ा भावुक हो गया। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब उसने इसे देखा था, लेकिन जब भी वह लुओ फैंग के घर आता और अपने परिवार को इतने तंग घर में रहते देखता तो उसे हमेशा असहजता महसूस होती। हालांकि वांग यी के परिवार की हालत भी बहुत खराब है, लेकिन यह मत भूलिए कि लुओ फैंग के घर में एक विकलांग बच्चा लुओ हुआ है। पूरा परिवार लुओ हुआ की देखभाल में ही चिंता में डूबा रहता है। लुओ फैंग का मजबूत चरित्र संभवतः उस कठिन जीवन परिवेश से प्रभावित है जिसमें वह बड़ा हुआ। चाचा चाची, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ और काम है और मैं जल्द ही निकल जाऊंगा, वांग यी ने जल्दी से कहा। चेतना चुपचाप सुनहरे साइन इन पैनल को संचालित करती है। दाखिल करना। डिंग, मेजबान को सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए बधाई। इनाम, प्रशिक्षु को 9वें स्तर की आध्यात्मिक शक्ति का मनका। आपकी मानसिक शक्ति बढ़ गई है। इस स्थान पर आप जितने चेक इन कर सकते हैं उनकी संख्या है 0। जब ये संदेश वांग यी के मन में प्रकट हुए तो उनकी चेतना के सागर में सफेद कोहरे के विशाल सागर से धीरे धीरे एक गहरा सुनहरा गोला उभरा। वांग यी देख सकता था कि गहरा सुनहरा गोला लगातार घूम रहा था और कुछ सफेद धुंध उत्सर्जित कर रहा था। वांग यी महसूस कर सकते थे कि उनके आसपास के वातावरण के प्रति उनकी धारणा में काफी सुधार हुआ है। जैसे ही मन चला, एक अदृश्य शक्ति लहरों की तरह फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य आंख हो जिसके केंद्र में वांग यी हो, जो ऊपर खड़ा होकर चारों ओर की हर चीज को देख रहा हो। यदि आप ध्यान केंद्रित करें तो आप खिड़की के बाहर दर्जनों मीटर दूर उड़ती हुई मक्खी का निशान स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अपना ध्यान एकाग्र करें और पूरी इमारत की सारी आवाजें आपके कानों में आ जाएंगी। इस समय वांग यी को लगा कि सब कुछ नियंत्रण में है। वांग यी को यह एहसास था कि वह अपने मन में मौजूद अदृश्य शक्ति का प्रयोग करके अन्य वस्तुओं को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन निश्चित रूप से वांग यी लुओ फैंग के घर पर ऐसा नहीं करेंगे। यह मानसिक शक्ति है, वांग यी ने मन ही मन बुदबुदाया। मानव शरीर में 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक शक्ति शरीर के जीन से आती है और उसे आनुवंशिक ऊर्जा कहते हैं। एक रहस्यमय आत्मा से आने वाली शक्ति को टेलीकिनेसिस कहा जाता है। सामान्यतः जो लोग आनुवंशिक ऊर्जा का विकास कर सकते हैं उन्हें सामूहिक रूप से योद्धा कहा जा सकता है। जो लोग मानसिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं उन्हें मानसिकवादी कहा जाता है। आध्यात्मिक गुरु भी आनुवंशिक ऊर्जा का संवर्धन करते हैं और योद्धाओं में सबसे विशेष और रहस्यमय समूह हैं। यहां तक कि पूरी दुनिया में भी मनोविज्ञानी बहुत दुर्लभ हैं, क्योंकि वे एक ही समय में आनुवंशिक ऊर्जा और आध्यात्मिक टेलीपैथी का अभ्यास करते हैं, इसलिए प्रत्येक आध्यात्मिक टेलीपैथ को एक ही स्तर पर अजेय कहा जा सकता है। इसका कारण यह है कि उनकी मानसिक शक्ति उनकी शारीरिक शक्ति से 2 स्तर अधिक मजबूत होती है। एक उच्च स्तरीय योद्धा स्तर का मानसिक व्यक्ति एक मध्यम स्तर के जनरल की मानसिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा यह मनोवैज्ञानिक दूर से एक ही समय में हमला करने के लिए कई छिपे हुए हथियारों को नियंत्रित कर सकता है। हमले के तरीके विविध, अजीब, अप्रत्याशित और बेहद डरावने होते हैं। मूल उपन्यास में लुओ फैंग पृथ्वी के सभी लोगों में सबसे प्रबल मानसिक प्रतिभा का स्वामी है। जैसे ही लुओ फैंग की शारीरिक क्षमता मध्यवर्ती युद्ध देवता के स्तर तक पहुंचती है, उसके मन में स्थित वह गहरा सुनहरा गोला, जिसमें मानसिक शक्ति का विशाल भंडार समाहित है, टूटकर पूरी तरह से अवशोषित हो जाएगा। वह स्वाभाविक रूप से एक उच्च स्तरीय युद्ध देवता के शिखर की मानसिक शक्ति से संपन्न हो जाएगा और युद्ध देवताओं में सबसे भयानक अस्तित्व बन जाएगा। और अब साइन इन पैनल के माध्यम से वांग यी के पास भी लुओ फैंग जैसी ही मानसिक प्रतिभा है। वांग यी की शारीरिक शक्ति अब एक मध्यम स्तर के जनरल के अनुमानित स्तर तक पहुंच गई है। मानसिक शक्ति की ताकत योद्धा की शारीरिक शक्ति से ही निर्धारित होती है। सामान्यतः कहा जाए तो मानसिक शक्ति एक योद्धा की शारीरिक शक्ति से 2 स्तर अधिक होती है। दूसरे शब्दों में, वांग यी, जिनकी शारीरिक फिटनेस अब एक मध्यम स्तर के जनरल के स्तर तक पहुंच गई है, उनके पास एक मानसिक शक्ति है जो लगभग युद्ध के प्राथमिक देवता के स्तर पर है। 18 साल की उम्र में ही उसके पास एक नौसिखिए युद्ध देवता जैसी शक्ति थी। इसके अलावा वह योद्धाओं में सबसे भयानक अध्यात्मवादी था। असली युद्ध शक्ति के मामले में उसे शायद किसी मध्यम स्तर के युद्ध देवता से भी डर नहीं लगता। यदि यह अचानक हमला है तो उच्च स्तरीय युद्ध देवता भी तब मारा जा सकता है जब दुश्मन अचानक पकड़ा जाए। युद्ध के देवता को पहले से ही किसी आधार शहर में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। और अब वांग यी के पास युद्ध के देवता की ताकत भी है और वह योद्धाओं के बीच असीम क्षमता वाला एक आध्यात्मिक गुरु भी है। यह आज वांग यी है, एक हाई स्कूल का छात्र जिसने अभी तक ग्रेजुएशन भी नहीं किया है। उसके पास ऐसी क्षमताएं हैं जिनकी कल्पना आम लोग जिंदगी भर नहीं कर सकते। जैसे जैसे वांग यी की शारीरिक फिटनेस में सुधार होता रहेगा, उनकी मानसिक शक्ति भी बढ़ती रहेगी। और मानसिक शक्ति शारीरिक तंदुरुस्ती को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकती है। बेशक यह आनुवंशिक ऊर्जा जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन यह मौजूद है।
लुओ फैंग के घर से टेलीकिनेसिस प्राप्त करने से वांग यी को एक बार फिर से अपनी ताकत में काफी सुधार करने की अनुमति मिली और उसने एक अतिरिक्त शक्तिशाली हथियार भी प्राप्त किया। लेकिन उसने अजीब नजरों से लुओ फैंग को देखा। इस दुनिया के एक बच्चे से जैसी उम्मीद की जाती है, उस जर्ज घर में भी जहां मैं पला बड़ा हूं, मैं इतना ऊंचा इनाम पा सकता हूं। वास्तव में जब वांग यी लुओ फैंग के घर आए तो उन्हें मानसिक शक्ति हासिल करने के लिए हस्ताक्षर करने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। आखिरकार वांग यी ने पहले भी यही कोशिश की थी। वह उन जगहों पर भी गया था जहां आम योद्धा रहते थे, लेकिन यह बिल्कुल भी कारगर नहीं हुआ। और जिस जगह पर लुओ फैंग रहता था वह एक जर्ज घर था, चाहे आप उसे किसी भी नजर से देखें। अप्रत्याशित रूप से लुओ फैंग ने उसे एक अप्रत्याशित आश्चर्य दिया। ऐसा नहीं है कि मैं साइन इन नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि कुछ अंतर्निहित समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ के निवासी उच्च स्तर के नहीं हैं या उनमें कुछ खास बात है। वांग यी ने मन ही मन सोचा। इस बारे में बात करते हुए क्या पृथ्वी पर अन्य महाशक्तियां, जैसे कि पृथ्वी पर नंबर 1 व्यक्ति होंग और नंबर 2 थोर, सभी साइन इन कर सकते हैं और उन जगहों पर अच्छी चीजें प्राप्त कर सकते हैं जहां वे पूरे साल रहते हैं।